गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। आज यूनाइटेड नेशन पे हम वीडियो बनाने वाले हैं आपके लिए। ये यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, वनडे एग्जाम, दरोगा का एग्जाम, एसआई का एग्जाम, कलर का एग्जाम, हर एक एग्जाम के लिए आवश्यक है, ज़रूरी है। हर जगह इसको लेकर के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यूनाइटेड नेशन और इसके बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, 30 से भी अधिक ऑर्गन्स है जिसका हम डिस्कस करेंगे, बेसिक डिस्कस करेंगे, राइट। तो आप जो है वीडियो को देखिए शुरू से लेकर लास्ट तक, और साथ ही साथ इसे सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग के साथ इसे शेयर कर दें और लाइक कर दें। तो यूनाइटेड नेशन को जो 6 प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन है, सबसे पहले हम उसका डिस्कस करते हैं कि कौन से 6 प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन है। पहला तो आपको जनरल असेंबली हो गया, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली हो गया, जहाँ पे प्रत्येक वर्ष मीटिंग होता है। हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर भी वहाँ जाते हैं सितंबर माह में, और वहाँ पे जनरल असेंबली को संबोधित करते हैं। सेकेंड ऑर्गन्स हो गया सिक्योरिटी काउंसिल। इसके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि सिक्योरिटी काउंसिल क्या है। तीसरा ऑर्गन्स हो गया इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। फोर्थ हो गया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। फिफ्थ हो गया द सेक्रेटेरिएट, और सिक्स्थ हो गया ट्रस्टीशिप काउंसिल। तो ये 6 बेसिक ऑर्गन्स हैं यूनाइटेड नेशन के। और जितने भी संगठन हैं यूनाइटेड नेशन के, जितने भी स्पेशल एजेंसी हैं या जो अन्य एजेंसी है, वो सारे के सारे पार्ट हैं इसी 6 के, राइट। तो ये 6 बेसिक ऑर्गन्स हो गया यूनाइटेड नेशन के। जनरल असेंबली हो गया, सिक्योरिटी काउंसिल हो गया, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल हो गया, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हो गया, सेक्रेटेरिएट हो गया, और द ट्रस्टीशिप काउंसिल हो गया। एक एक करके हम डिटेल से डिस्कस करते हैं हर एक ऑर्गन्स को लेकर के। और ये जो पीडीएफ है इसका, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। आप जाकर के हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे ये पीडीएफ मिल जाएगा। और इसका डाटा मैंने लिया है यूनाइटेड नेशन की वेबसाइट से, इसलिए ये डाटा ऑथेंटिकेट डाटा होगी, चूँकि ये यूनाइटेड नेशन की वेबसाइट से लिया गया। ओके, यूनाइटेड नेशन का जो प्रथम ऑर्गन है जिसका नाम है जनरल असेंबली। यूनाइटेड नेशन के जितने भी मेंबर हैं, 194 मेंबर हैं आई गेस, जितने भी मेंबर हैं वो सभी के सभी पार्ट हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के। और हर एक मेंबर का इक्वल वोट है यहाँ पे। जैसे मान लो यूएस जैसा बड़ा देश हो गया, चीन जैसा बड़ा देश हो गया, रशिया जैसा बड़ा देश हो गया, या इंडिया जैसा बड़ा देश हो गया, तो इसका जो है वोट सेम वोट है। एक वोट इसको भी मिला है, एक लोकतांत्रिक ऑर्गेनाइजेशन है। और इसी तरह से जो छोटा देश है, जैसे क्यूबा जैसा छोटा देश हो गया, जिम्बाब्वे जैसा छोटा देश हो गया, सेशल्स जैसा छोटा देश हो गया, हर एक देश को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिला हुआ है, यानी हर एक देश का एक वोट होता है। साथ ही साथ जो वोटिंग होती है उसमें 2/3 मेजोरिटी की आवश्यकता होती है। जैसे मान लो भारत यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल का सदस्य बना, तो उसके लिए वोटिंग कहाँ होगी? जनरल असेंबली में होगी। उसमें कितना वोट चाहिए? जितना यूनाइटेड नेशन का टोटल स्ट्रेंथ है, असेंबली का टोटल स्ट्रेंथ है, उसका 2/3 मेजोरिटी इंडिया को मिला, तभी जाकर के इंडिया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का सदस्य बना। इसी तरह से भारत जो है आईसीजे का, भारत के एक जज आईसीजे में भी है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी है। और इसके लिए भी वोटिंग कहाँ होगा? इसके लिए भी वोटिंग होगा जनरल असेंबली में, जहाँ 2/3 मेजोरिटी के बाद जो है कोई देश उसका मेंबर होता है या सदस्य होता है, या किसी भी तरह का प्रस्ताव पारित किया जाता है, तो वो किया जाता है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में। इसके साथ साथ कल हमने डिस्कस किया था अनक्लॉज के बारे में। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ सी, किस तरह से समुद्र का किस तरह से नियम होना चाहिए, समुद्र पे किस तरह से किसी देश को प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए, समुद्र में किस तरह से उत्खनन किया जाना चाहिए, समुद्र पे किस तरह से शोध किया जाना चाहिए, ये सारे के सारे जो पार्ट हैं इस कन्वेंशन का पार्ट हैं। और जो भी इस तरह का कन्वेंशन होता है वो सारे के सारे कन्वेंशन पार्ट होते हैं। शुरुआत होता है उसका यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, और वहीं पर वोटिंग के बाद जो है ये कन्वेंशन बनता है। ये कन्वेंशन रेक्टिफाई होता है कहाँ पे? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में। तो सबसे बड़ी ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का, वो है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स ऑफ यूएन इज यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इसका काम क्या है? इसका काम है कि
किस तरह से इंटरनेशनल पीस को, अंतर्राष्ट्रीय शांति को किस तरह से मेंटेन किया जाए, अंतर्राष्ट्रीय सिक्योरिटी को, सुरक्षा को किस तरह से मेंटेन किया जाए, वो काम होता है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का ये काम होता है अंतर्राष्ट्रीय शांति और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को किस तरह से मेंटेन किया जाए। अब देखो इसमें टोटल 15 सदस्य होते हैं, 15 इसके सदस्य देश होते हैं। 15 में जो 5 देश होते हैं वो इसके परमानेंट मेंबर हैं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर हैं। साथ ही साथ इसके जो है 10 जो हैं वो टेम्पोररी मेंबर होते हैं जिसका चुनाव होता है, और ये चुनाव भी होता है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में। 10 मेंबर में एक मेंबर भारत भी चुना गया है। 2021 और 22 के लिए भारत यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का अस्थायी सदस्य यानी टेम्पोररी मेंबर चुना गया है। क्लियर है? और ये सदस्य का जो चुनाव होता है ये 2 वर्ष के लिए होता है। भारत जो चुना गया है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का अस्थायी सदस्य वो 2 वर्ष के लिए हुआ है। और ये 2 वर्ष कब से हैं? ये होगा 1 जनवरी 2021 से 1 जनवरी 2021 से लेकर के 31 दिसंबर 2022 तक भारत इसका अस्थायी सदस्य रहेगा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का। क्लियर है? साथ ही साथ जो ये 5 देश जो हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के, ये जो 5 देश हैं, जिस 5 देश में आपको आता है यूएस, रूस, फ्रांस, चीन और ब्रिटेन, ये 5 देश जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर हैं, अस्थायी सदस्य हैं। इसे वीटो की शक्ति है, यानी मान लो किसी देश ने कोई प्रस्ताव लाया और प्रस्ताव लाने के बाद ये 5 ही देश में कोई भी देश असहमत हो गया तो वैसे कंडीशन में वो वीटो कर देंगे, और वीटो करने के बाद वो निरस्त हो जाएगा, वो प्रस्ताव निरस्त हो जाएगा। क्योंकि ये 5 देश में कोई भी देश अगर अपोज कर दिया या वीटो यूज किया तो वो प्रस्ताव निरस्त हो जाएंगे। इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हो कि हमने देखा है कि पाकिस्तान के जो आतंकवादी हैं मसूद अजहर, पाकिस्तान के आतंकवादी मसूद अजहर जो थे उनको लेकर के चीन ने कई बार वीटो किया है। जब भारत उसको आतंकवादी की सूची में डालना चाहता था, चीन उसका लगातार विरोध कर रहा था, चीन उस पर वीटो कर देता था, और यही कारण है कि ये पारित नहीं हो पा रहा था। राइट? तो इस तरह से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की क्या महत्ता है आप इसको समझ सकते हैं। थर्ड ऑर्गन्स है, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है, जिसका नाम है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, कई जगह इसे इकोसॉक कहा जाता है। इकोसॉक यानी इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। किस तरह से सदस्य देशों के लिए, यूनाइटेड नेशन के जो सदस्य देश हैं उसका इकोनॉमिक किस तरह से ग्रोथ हो सके, किस तरह से उसका सोसाइटी ग्रोथ हो सके, इसके लिए ये संगठन काम करती है। साथ ही साथ मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि जितना भी यूनाइटेड नेशन का स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, भले ही वो WHO हो गया, भले ही ILO हो गया, वो सारे के सारे जो हैं इसी ऑर्गन्स के द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं, इसी ऑर्गन के द्वारा विनियमित किए जाते हैं, इसी ऑर्गन के द्वारा मेंटेन किए जाते हैं, इसी ऑर्गन के द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं। राइट? तो ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट संगठन है। इकोसॉक के जो है 54 मेंबर होते हैं, 54 मेंबर हैं, और इसका जो चुनाव होता है 3 वर्ष के लिए होता है। एक सदस्य देश 3 वर्ष के लिए चुने जाते हैं इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का। ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट संगठन है, इसके बारे में हम नीचे डिस्कस करेंगे। और फोर्थ ऑर्गन जो है इसे कहा गया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ICJ कहा गया। और ये जो है किसी भी तरह का 2 देशों के बीच में विवाद हो, वैसी कंडीशन में वो विवाद जाता है यूनाइटेड नेशन में, और यूनाइटेड नेशन उस विवाद को भेजता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। राइट? तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की महत्ता इसलिए है कि ये जो है विवाद को सुनने का काम करते हैं, 2 देशों के बीच में विवाद को सुनने का काम करते हैं। हमने देखा है कि पाकिस्तान में जो है हमारे देश के एक नागरिक पकड़ा है जिसका नाम है जाधव, और जाधव को लेकर के किस तरह से भारत और पाकिस्तान ICJ में गए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गए। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है नीदरलैंड के हेग में, इसका हेडक्वार्टर है नीदरलैंड के
हेग में इसका हेडक्वार्टर है। ये सारे के सारे पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वन डे एग्जाम में खास करके कई बार पूछा गया है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो हेग में है। इसमें टोटल 15 जज होते हैं, टोटल 15 जज होते हैं और प्रत्येक जज का कार्यकाल जो होता है वो 9 वर्ष का होता है। टोटल 15 जज होते हैं, प्रत्येक जज का कार्यकाल जो होता है 9 वर्ष का होता है और प्रत्येक 3 वर्ष पे, आई रिपीट, प्रत्येक 3 वर्ष पे 5 जज जो है पुराने चले जाते हैं, उसको छोड़ना पड़ता है और 5 नए जज नए चुन के आते हैं। तो इसलिए प्रत्येक 3 वर्ष पे 5 जज पुराने चले जाते हैं और 5 नए जज चुन के आते हैं। टोटल 15 जज इसके जो हैं वो ऑर्गन्स का पार्ट है। नो टू जजेस शुड बी फ्रॉम द सेम कंट्री। 2 जज जो है किसी देश का, मैक्सिमम एक ही जज हो सकता है, 2 जज नहीं हो सकता है किसी देश का इस संगठन में, आईसीजे में। क्लियर है। सेक्रेटेरिएट, सचिवालय, यूनाइटेड नेशन का एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट जो है, यानी जो भी एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट होता है, एडमिनिस्ट्रेशन का जो भी काम होता है वो होता है सेक्रेटेरिएट में, जो न्यूयॉर्क में स्थित है। क्लियर है। उसके साथ साथ एक अन्य ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है द ट्रस्टीशिप काउंसिल। ट्रस्टीशिप काउंसिल जो है अभी निलंबित कर दिया गया था 1994 में। 1994 में इसको निलंबित कर दिया गया था। लास्ट कंट्री था पलाऊ, जो प्रतंत्र कंट्री था, एक औपनिवेशिक कंट्री था जिसका नाम है पलाऊ। तो पलाऊ के स्वतंत्र होने के बाद जितने भी वर्ल्ड के देश थे, सारे देश वर्ल्ड का इंडिपेंडेंट हो चुके थे, स्वतंत्र हो चुके थे, इसलिए इस संगठन की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए इसको निलंबित कर दिया 1994 में। इस संगठन की स्थापना इसलिए किया गया था कि जो परतंत्र देश हैं, जो औपनिवेशिक देश हैं, किसी जैसे ब्रिटेन का औपनिवेश भारत था, इसी तरह से किसी न किसी देश का औपनिवेश अन्य देश था। तो औपनिवेशिक देशों की रक्षा के लिए यह संगठन बना था ट्रस्टीशिप काउंसिल। लेकिन जब औपनिवेश समाप्त हो गया 1994 में, पलाऊ जो है अंतिम देश था जो आज़ाद हुआ, उसके बाद इसको रिमूव कर दिया गया, इस संगठन की औचित्य समाप्त हो गई। अब देखो यहाँ पे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का जो पार्ट है, जो हमने डिस्कस किया है स्पेशलाइज्ड एजेंसी, कुछ स्पेशलाइज्ड एजेंसी की चर्चा यहाँ पे है, जैसे फॉ हो गया, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन हो गया, यूनेस्को हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनिट हो गया, विपो हो गया, यूएनटीओ हो गया, डब्ल्यूटीओ हो गया और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो गया। तो इसको नीचे में हम डिटेल से एक एक ऑर्गन्स का डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो ये जानो कि स्पेशलाइज्ड एजेंसी क्या होती है, विशेषीकृत शाखा या विशेषीकृत एजेंसी क्या होती है। वैसी एजेंसी जिसका उद्देश्य किसी खास पर्पस के लिए स्थापना किया जाए उसे कहा जाता है स्पेशलाइज्ड एजेंसी। जैसे हेल्थ के लिए जो है काम करेगी WHO ही काम करेगी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ही हेल्थ के लिए काम करेगी, स्वास्थ्य के लिए काम करेगी, इसलिए ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। जैसे WTO, ट्रेड के लिए एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी बनाई गई है जिसका नाम है WTO, ये ट्रेड में ही काम करेगी। ऐसा नहीं कि WTO का काम हो जाएगा कि स्वास्थ्य की देखभाल करना और WHO का काम होगा ट्रेड करना, ऐसा नहीं हो सकता। WTO का काम सिर्फ और सिर्फ ट्रेड करना होगा, ट्रेड से रिलेटेड जो डिस्प्यूट है उसको सॉल्व करना होगा, ये WTO का काम होगा। और WHO का काम सिर्फ होगा हेल्थ से रिलेटेड जो भी इशू होगा उसको लेकर के सॉल्व करना। यही कारण है कि किसी पर्टिकुलर सेक्टर में, किसी पर्टिकुलर स्पेशल एजेंसी, ये एजेंसी है इसलिए किसी पर्टिकुलर सेक्टर में ये काम करती है, सिर्फ और सिर्फ उसी सेक्टर में ये काम करेगी। पहला जो ऑर्गन है जिसका नाम है FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर आपको रोम और इटली में आता है। रोम के इटली में FAO का हेडक्वार्टर है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का काम है, इसका हेडक्वार्टर है, कार्यालय है रोम में। इसके साथ साथ इसका जो काम है वो काम क्या है,
उसका काम है कि फूड को लेकर के, खाद्यान्न को लेकर के और एग्रीकल्चर को लेकर के जो है नियम बनाना, प्रबंधन करना, डेवलपिंग कंट्री और डेवलप्ड कंट्री में किस तरह से इसको सस्टेन किया जा सकता है, किस तरह से इसको रोका जा सकता है या किस तरह से इसे बढ़ावा दिया जा सकता है, ये काम है फाओ का। हमने अपने एडिटोरियल में आज डिस्कस किया था टीडी को लेकर के। अब देखो टीडी क्या करती है, टीडी क्या करती है, खाने को नष्ट करती है। टीडी क्या करती है, भोजन नष्ट करती है। तो टीडी को लेकर के जो भी सूचना जारी होगा, जो भी इंफॉर्मेशन जारी होगा या जो भी चेतावनी जारी होगा वो फाओ ही करेगा, राइट। चूंकि फूड से रिलेटेड इसका काम है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड इसका काम है, तो ये संगठन वहां पे सक्रिय होगी और यही संगठन काम करेगी। दूसरा संगठन है ICAO, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। सिविल एविएशन क्या होता है? सिविल एविएशन होता है कि जो नागरिक होते हैं, सामान्य नागरिक जो है, मान लो इंडिया से उड़ान भरेगा, वो आपको कहाँ, मान लो इंडिया से जाएगा वो रशिया, तो रशिया जाएगा तो वो पाकिस्तान होते हुए जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में अगर मान लो पाकिस्तान इंडिया पे प्रतिबंध लगाता है कि आप हमारे देश से उड़ान लेकर नहीं जा सकते हैं, तो भारत जा सकता है, ICAO कह सकता है कि पाकिस्तान जो है ICAO का नियम का उल्लंघन कर रहा है, पाकिस्तान इसका सदस्य है, इसलिए एविएशन को लेकर के वो रोक नहीं सकता है। तो ये संगठन का इम्पोर्टेंस है एविएशन को लेकर के, यानी उड़ान को लेकर के, नागरिक उड़ान को लेकर के काम करती है ये संगठन ICAO, जिसका हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल कनाडा में। मैं यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन हर एक संगठन का आपको दे रहा हूँ। डिटेल से जो है हमारा डेली न्यूज़ एनालिसिस अगर आप फॉलो करते हैं, दैनिक जागरण का न्यूज़ एनालिसिस फॉलो करते हैं, तो वहाँ पे विशेष हम डिस्कस करेंगे। जिस दिन न्यूज़ आएगा इसको लेकर के, जिस दिन इसके लेकर के इन्फॉर्मेशन आएगा, वहाँ हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तत्कालिक मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपको बेसिक इसका क्या क्या काम है, कहाँ इसका हेडक्वार्टर है। उसके बाद अगला है IFAD। IFAD क्या हुआ, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। एग्रीकल्चर में किस तरह से फंड को बढ़ावा दें, किस तरह से निवेश को बढ़ावा दें, इसको लेकर के ये संगठन बनी थी 1997 में। 1977 में ये संगठन जो है अस्तित्व में आई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका भी हेडक्वार्टर है आपको रोम, इटली में, राइट। तो आप संगठन का नाम याद रख लेना, हेडक्वार्टर याद रख लेना, और कितने जो है, कब इसकी स्थापना हुई है, और साथ ही साथ इसका काम क्या है। देखो इसका काम क्या है, इसका काम है एलिमिनेट हंगर, पॉवर्टी, हंगर, माल न्यूट्रिशन, यानी किस तरह से गरीबी को हम एलिमिनेट करें, गरीबी को हटाएं, हंगर, भूख को किस तरह से हटाएं, किस तरह से हम कुपोषण को हटाएं, ये सारा का सारा काम है इस संगठन का, जिसका नाम है इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। अगला जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। आई रिपीट, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इस संगठन की स्थापना 1919 में हुई थी। ऐसा नहीं है कि स्पेशल एजेंसी जो है यूनाइटेड नेशन की, वो संगठन वैसे ही संगठन है जो यूनाइटेड नेशन की स्थापना के बाद अस्तित्व में आया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये संगठन ILO यूनाइटेड नेशन की जो स्थापना हुई थी 1945 में, उससे काफ़ी पहले अस्तित्व में आया था। बावजूद इसके यह पार्ट है यूनाइटेड नेशन के स्पेशल एजेंसी का। क्लियर है। हेडक्वार्टर कहाँ है, जेनेवा में। इंटरनेशनल लेबर राइट के लिए ये काम करता है, किस तरह से मजदूर के लिए नियम बने, मजदूर के लिए कानून बने, ये सारा का सारा काम है आपको ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। अन्य संगठन जो है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वाशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है, US में, राइट। US में वाशिंगटन DC में काम इसका हेडक्वार्टर है। और इसका काम क्या है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस अगर किसी देश का होता है तो वहाँ पे ये काम करता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस क्या हुआ कि इनकम बोल रहा हूँ, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को लेकर के जो है, मान लो किसी देश में अगर इंपोर्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है, एक्सपोर्ट जो है बहुत कम वो देश कर रही है, तो ऐसे कंडीशन में वो देश के पास फॉरेक्स रिजर्व समाप्त हो जाता है, कम हो जाता है, और वो देश जूझता है बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस से ले। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस का जहाँ इशू आता है, IMF उस इशू को देखता है। हेडक्वार्टर आपको वाशिंगटन DC में है। अन्य संगठन है IMO,
यानी इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, किस तरह से शिपिंग को लेकर के काम किया जाए, किस तरह से एक देश का शिप दूसरे देश के शिप जो है किस तरह से रेगुलेट हो, हिंद महासागर में किस तरह से शिप की आवाजाही हो, राइट। तो इसको लेकर के ये संगठन काम करती है, जिसका हेडक्वार्टर है लंदन में। यूनाइटेड किंगडम की राजधानी, यूके की राजधानी लंदन में इसका हेडक्वार्टर है, जिसका नाम है IMO, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। शिप को रेगुलेट करने का ये काम करती है। अगला ऑर्गन्स है ITU, इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन, राइट, इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है। टेली कम्युनिकेशन को लेकर किस तरह से बढ़ावा दिया जाए, कम्युनिकेशन किस तरह से इम्प्रूव किया जाए टेली कम्युनिकेशन, उसके लिए ये ऑर्गन समर्पित है। ये ऑर्गन्स है ITU, इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन। ये जितने भी ऑर्गन्स का मैं डिस्कस कर रहा हूँ उसका जाकर के वेबसाइट पे आज जाकर के एक बार चेक कर लेना, आपको सारे ऑर्गन्स क्लियर हो जाएंगे। साथ ही साथ मान लो अगर पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस, तो वहाँ अगर ITU के बारे में दिया होगा तो हम ITU के बारे में वहाँ भी आपके साथ डिटेल से डिस्कस करेंगे। यहाँ पर मेरी काम ये है कि मैं आपको बेसिक जानकारी दे दूँ कि आखिर ITU होता क्या है। अगला ऑर्गन्स है यूनेस्को, यानी यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में। किस तरह से शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए किसी देश में, किस तरह से साइंस को बढ़ावा दिया जाए, किस तरह से कल्चर को बढ़ावा दिया जाए, उसके लिए ये ऑर्गन्स काम करती है, ये स्पेशल एजेंसी काम करती है। यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से काम करती है, राइट। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में। इसी ऑर्गन्स के तहत इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज को शामिल किया गया है। देखो, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज या कल्चरल हेरिटेज, ये दो लिस्ट ये ऑर्गन्स निकालती है। कल्चरल हेरिटेज में क्या होता है, जैसे मान लो ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, ये यूनेस्को की कल्चरल हेरिटेज का पार्ट है। इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज क्या होता है, जैसे योगा हो गया, राइट, कुंभ मेला हो गया, ये सारे के सारे इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के पार्ट हैं। संकीर्तन हो गया, राइट। तो ये लिस्ट भी जाकर के आप देख सकते हो कि यूनेस्को की लिस्ट में कौन से भारत का पार्ट है कल्चरल हेरिटेज का और कौन सा इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का पार्ट। ये भी यूपीएससी ने कई बार क्वेश्चन पूछा। अगला ऑर्गन्स है UNIDO, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में इसका हेडक्वार्टर है और इसका काम है कि किस तरह से इंडस्ट्रीज़ को डेवलपमेंट के लिए बढ़ावा दिया जाए, किस तरह से पॉवर्टी को रोका जाए, किस तरह से इंक्लूसिव ग्लोबलाइजेशन किया जाए, समावेशी जो है ग्लोबलाइजेशन किया जाए, इन्वायरमेंट को किस तरह से सुधारा जाए। ये सारा का सारा काम है UNIDO का, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। एक शब्द में मैं कहूँ तो आप ये समझ सकते हैं कि किस तरह से इंडस्ट्रीज़ के विकास में किस तरह से बढ़ावा दिया जाए, उसके लिए ये संगठन काम करती है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अगला ऑर्गन्स है UNWTO, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर आपको मैड्रिड, स्पेन की राजधानी मैड्रिड में इसका हेडक्वार्टर है। ये संगठन काम करती है टूरिज्म को लेकर के, किस तरह से टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए, सस्टेनेबल टूरिज्म को किस तरह से हम बढ़ावा दें, इन्वायरमेंट टूरिज्म को किस तरह से बढ़ावा दें, पर्यावरण टूरिज्म को किस तरह से हम बढ़ावा दें। हेडक्वार्टर मैड्रिड, स्पेन। अगला संगठन है UPU, यानी यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। ये हेडक्वार्टर बर्न में है, स्विट्जरलैंड की बर्न में इसका हेडक्वार्टर है। पोस्टल को किस तरह से बढ़ावा दिया जाए, इसका बेसिक काम यह। अगला संगठन है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। स्विट्जरलैंड के जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। हेल्थ को किस तरह से लेकर के काम किया जाए, हेल्थ को किस तरह से बढ़ावा दिया जाए और खास करके वर्तमान में कोरोना वायरस की जो समस्या आ रही है उस समस्या के किस तरह से निदान किया जाए, ये सारे के सारे काम है WHO का। अगला संगठन है, और ये जो लास्ट संगठन है, संयुक्त राष्ट्र की विशेषीकृत एजेंसी, स्पेशलाइज्ड एजेंसी, टोटल 15 है जो संयुक्त राष्ट्र के वेबसाइट पे दिया गया है। और इसका जो 15वां एजेंसी है जिसका नाम है वर्ल्ड बैंक, राइट। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो वाशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है।
वर्ल्ड बैंक का काम क्या है कि पॉवर्टी को किस तरह से कम किया जाए, विश्व के देश में किस तरह से गरीबी को कम किया जाए, इसको लेकर के ये संगठन काम करती है। ये संगठन लॉन्ग लोन देने का काम करती है और लॉन्ग टर्म लोन देने का ये संगठन काम करती है। देखो ये संगठन का वर्ल्ड बैंक का जो पार्ट है इसका 5 पार्ट है। पहला पार्ट है इंटरनेशनल बैंक ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD। ये फुल फॉर्म भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है फुल फॉर्म पे कि IBRD का फुल फॉर्म क्या है। दूसरा है इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, ICSID। तीसरा है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, IDA। चौथा है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, IFC। और पांचवा है मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। ये 5 ऑर्गन्स हैं। ये पार्ट है वर्ल्ड बैंक का और वर्ल्ड बैंक पार्ट है यूनाइटेड नेशन की स्पेशल एजेंसी का। क्लियर है? ओके, 2 संगठन और छूट गया था। टोटल 15 संगठन है, 15 में 13 हमने डिस्कस कर लिया है और 2 अन्य जो संगठन है वो है विपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। किस तरह से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पे ध्यान दिया जाए। जैसे मान लो मैंने किसी सामान का उत्पादन तैयार किया, इसका पेटेंट करवाना मेरी जिम्मेदारी है। यानी ऐसा ना हो कि कल उसी सामान का कोई अन्य देश या कोई अन्य व्यक्ति उत्पादन करके कहने लगे ये सामान का हमने उत्पादन किया। तो पेटेंट जितना वर्ल्ड में होता है करवाया जाता है उसकी जिम्मेदारी तय करती है ये ऑर्गेनाइजेशन, उसके लिए नियम बनाता है ये ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। अगला जो ऑर्गन्स है वो है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसका भी हेडक्वार्टर जेनेवा में है। और ये संगठन का काम क्या है, मेट्रोलॉजिकल को लेकर के डाटा जारी करना, इंफॉर्मेशन देना। यानी मान लो किसी तरह का कोई आपदा आने वाला है, चक्रवात आने वाला है या प्राकृतिक आपदा आने वाला है तो मेट्रोलॉजिकल डाटा जारी करना, उसका इंफॉर्मेशन देना, ये सारे का सारे काम है इस संगठन का, ताकि जो है एविएशन प्रभावित ना हो, ताकि शिपिंग प्रभावित ना हो, एग्रीकल्चर प्रभावित ना हो, राइट। इसलिए ये संगठन काम करती है, मेट्रोलॉजिकल डाटा देती है, चेतावनी जारी करती है अभी आपके देश में तूफान आ सकता है, अभी आपके देश में जो है चक्रवात आ सकता है। इस तरह के सारे ये डाटा जारी करती है WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो हम डिस्कस किए टोटल 15 ऑर्गन्स का हमने डिस्कस किया और ये 15 ऑर्गन्स पार्ट हैं संयुक्त राष्ट्र के, किसका, संयुक्त राष्ट्र के स्पेशल एजेंसी है। इकोसॉक का भी ये पार्ट है, एक तरह से कह सकते हो। ये सारे ऑर्गन्स इकोसॉक संयुक्त राष्ट्र के इकोनॉमिक एंड सोशल विंग का भी ये सारा का सारा संगठन पार्ट। क्लियर है? ओके, अब हम मूव करते हैं फंड्स एंड प्रोग्राम में। देखो थोड़ा लंबा वीडियो हो सकता है, 1 घंटा का वीडियो हो सकता है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। आप समझ पाओगे कि आखिर यूनाइटेड नेशन किस तरह से काम करता है, किस तरह से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल काम करता है वो हमने बताया, किस तरह से जनरल असेंबली काम करता है वो हमने बताया, सेक्रेटरीट किस तरह से काम करता है वो हमने बताया, स्पेशल एजेंसी का कौन कौन सा पार्ट है ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, हमने बताया। अब हम फंड पे चलते हैं। फंड और प्रोग्राम यूनाइटेड नेशन कौन कौन सा जारी करता है। जो पहला प्रोग्राम है यो है UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। और ये प्रोग्राम काम क्या करता है, ये प्रोग्राम काम करता है कि किस तरह से गरीबी को कम किया जाए, किस तरह से इनइक्वालिटी को कम किया जाए। ये सारा का सारा काम है इस संगठन का। और एक और इम्पॉर्टेंट मैं बात बताऊँ आपको, HDI इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यही संगठन जारी करता है। HDI इंडेक्स यही संगठन जारी करता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात यह है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास लक्ष्य यही संगठन जारी करता है। जो सतत विकास लक्ष्य आपको पता होगा कि 2015 से लेकर के 30 तक 17 गोल डिसाइड किया गया। 17 टोटल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं जिसको डिसाइड किया गया है, जो 2030 तक जाकर के कंप्लीट करना है, पूरा करना है। जिसमें पहला है किस तरह से गरीबी को हम दूर करें, राइट। दूसरा है किस तरह से हंगर को दूर करें। तीसरा है कि किस तरह से हम हेल्थ को दूर करें। चौथा एजुकेशन को लेकर के है। हो सकता है मैं उल्टा बोल दिया हूँ, लेकिन 17 का 17 आपको याद होना चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ये सारा का सारा काम करता है यही संगठन यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। अन्य जो प्रोग्राम है वो है यूनेप, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम।
यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, इन्वायरमेंट को लेकर के किस तरह से निर्णय लिया जाए, किस तरह से एक्शन लिया जाए, उसको लेकर के यही संगठन काम करती है, जो 1972 में जिसकी स्थापना हुई है। 1972 में इसकी स्थापना हुई थी। इन्वायरमेंट को लेकर के मेन संगठन है, मेन प्रोग्राम है यूनाइटेड नेशन का, और इसका हेडक्वार्टर आपको नैरोबी में पड़ता है। केन्या की नैरोबी में इसका हेडक्वार्टर है। अगला जो फंड है वो फंड है UNFPA, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, राइट। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में पड़ता है। कि किस तरह से पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाए, किस तरह से पॉपुलेशन को जो है प्रेगनेंसी वगैरह को जो है रिड्यूस किया जाए, या अनवांटेड प्रेगनेंसी को जो है डिलीवर किया जाए, किस तरह से प्रत्येक बच्चे की जिम्मेदारी ली जाए, किस तरह से प्रत्येक बच्चा जो जन्म ले वो सेफ जन्म ले, सुरक्षित जन्म ले, उसके लिए ये संगठन काम करती है। ये फंड काम करती है, सॉरी। इस फंड का नाम है यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, UNFPA। अगला जो है इसको लेकर के आज हमने डिस्कस किया था, अपने क्वेश्चन मैंने दिया था आपको दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस पे, UN हैबिटेट। हेडक्वार्टर कहाँ है? केन्या के नैरोबी में हेडक्वार्टर है। आवास किस तरह से प्रोवाइड करें, किस तरह से हम इन्वायरमेंटली पर्यावरणीय सतत आवास दें, सतत सुरक्षा दें, किस तरह से शेल्टर हम उसे लोगों को प्रोवाइड करें, ये काम है इस संगठन का, UN हैबिटेट का, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम। ये काम करती है आवास प्रोवाइड करने में लोगों को। क्लियर है? अगला जो है वो है यूनिसेफ। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर आपको पड़ता है न्यूयॉर्क में। बच्चों को किस तरह से सुरक्षा दिया जाए, बच्चों को किस तरह से हेल्प किया जाए, बच्चों को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, उसके लिए ये संगठन काम करती है, यूनिसेफ, जिसका हेडक्वार्टर आपको न्यूयॉर्क में है। अगला आपको पड़ता है WFP, यानी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। एक तरह का प्रोग्राम है यह। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो रोम, इटली में इसका हेडक्वार्टर है। माल न्यूट्रिशन को किस तरह से कम करें, माल न्यूट्रिशन मतलब होता है कुपोषण को किस तरह से कम करें, उसके लिए ये एजेंसी काम करती है। फूड को किस तरह से बढ़ावा दिया जाए, किस तरह से खाद्यान्न को बढ़ावा दिया जाए, और किस तरह से माल न्यूट्रिशन को कम करें, कुपोषण को कम करें, इसके लिए यह प्रोग्राम काम करती है, जो यूनाइटेड नेशन की प्रोग्राम है। तो उम्मीद करता हूँ फंड और प्रोग्राम क्लियर हो गया होगा। स्पेशल एजेंसी अभी तक हमने डिस्कस किया, 15 स्पेशल एजेंसी के बारे में हमने डिस्कस किया। यूनाइटेड नेशन के जो फंड और प्रोग्राम वो हमने डिस्कस किया। अब अदर एंटिटी एंड बॉडी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। ये जो है UNAIDS है, यूनाइटेड नेशन एड्स है। इसका हेडक्वार्टर आपको है जेनेवा में। एड्स को किस तरह से रोका जाए, किस तरह से एड्स को कम किया जाए, एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एड्स को किस तरह से रोका जाए, किस तरह से कम किया जाए, उसके लिए ये संगठन काम करती है। और साथ ही साथ ये संगठन 11 संगठन, यूनाइटेड नेशन के अन्य 11 संगठन के साथ मिलकर काम करती है। तो नाम अधिक इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये याद रख लेना, इस संगठन का काम एड्स को रोकना है, इसलिए इस संगठन का नाम भी है UNAIDS। अगला है UNHCR, यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजी। जो रिफ्यूजी लोग हैं, जो मान लो एक देश में प्रताड़ित होकर के दूसरे देश चले जाते हैं, उस रिफ्यूजी को किस तरह से रोका जाए, प्रवासी लोगों को या रिफ्यूजी को बोला जाए, शरणार्थी लोगों को किस तरह से रोका जाए, शरणार्थी लोगों के विकास के लिए किस तरह से काम किया जाए, उसके लिए ये काम करती है UNHCR, यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजी। आई होप क्लियर हो गया होगा। हेडक्वार्टर जेनेवा में पड़ता है। उसके बाद अगला है UNIDIR, यूनाइटेड नेशन इंस्टीट्यूट ऑफ डिसआर्मामेंट रिसर्च। देखो, आर्मामेंट मतलब क्या होता है? आर्म मतलब हथियार होता है, आर्मामेंट मतलब हथियार को बढ़ावा देना हो गया। डिसआर्मामेंट लग गया, डिस पहले लगा, यानी हथियारों को किस तरह से बढ़ावा देने से रोका जाए, हथियारों को किस तरह से निशस्त्रीकरण किया जाए, हथियारों को रोका जाए। जिस तरह से विश्व के देश हथियार बनाने के होड़ में लगे हुए हैं, परमाणु हथियार हो गया, रासायनिक हथियार हो गया, हाइड्रोजन बम हो गया, तो हथियारों को किस तरह से रोका जाए, उसके लिए ये संगठन काम करती है, डिसआर्मामेंट। इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा में, स्विट्जरलैंड की जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। पूरा नाम हो गया है यूनाइटेड नेशन इंस्टीट्यूट ऑफ डिसआर्मामेंट रिसर्च।
अगला संगठन है UNITAR, यूनाइटेड नेशन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग एंड रिसर्च। 1963 में इसकी स्थापना किया गया था। किस तरह से ट्रेनिंग प्रोवाइड करें, किस तरह से नौकरशाह को ट्रेनिंग दे दें, किस तरह से विश्व के देश के जो लोग हैं जो जॉब करते हैं, गवर्नमेंट सर्विस करते हैं या प्राइवेट सर्विस करते हैं, उसकी ट्रेनिंग किस तरह से हम प्रोवाइड करें, डिप्लोमेट को किस तरह से ट्रेनिंग दें, ये सारा का सारा काम है इस संगठन का जिसका नाम है UNITAR, यूनाइटेड नेशन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग एंड रिसर्च, हेडक्वार्टर जेनेवा। अगला है UNOPS, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ प्रोजेक्ट सर्विसेज। इसका हेडक्वार्टर आपको हो कोफहेगन, डेनमार्क के कोफहेगन में इसका हेडक्वार्टर है। इसका बेसिक काम क्या है, प्रोजेक्ट सर्विस को किस तरह से बढ़ावा दिया जाए। प्रोजेक्ट क्या हुआ, जैसे यूनाइटेड नेशन का कोई प्रोजेक्ट है, UN का प्रोजेक्ट हो गया, गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट हो गया, अदर पार्टनर का प्रोजेक्ट हो गया, किस तरह से प्रोजेक्ट को बढ़ावा दिया जाए या प्रोजेक्ट को किस तरह से डिलीवर किया जाए, राइट। इसका बेसिक काम है इस ऑर्गेनाइजेशन का जिसका नाम है UNOPS, यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर पोस्ट प्रोजेक्ट सर्विस, सॉरी। अगला संगठन है UNRWA, यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी फॉर फिलिस्तीन रिफ्यूजी। इसका हेडक्वार्टर हो गया अम्मन, जॉर्डन में इसका हेडक्वार्टर है। फिलिस्तीन के जो रिफ्यूजी हैं, आपने देखा है कि इजराइल और फिलिस्तीन को लेकर के विवाद चलता है, और फिलिस्तीन को जो रिफ्यूजी हैं उस रिफ्यूजी के लिए एक अलग से स्पेशल ये संगठन बना है। यूनाइटेड नेशन रिलीफ फॉर वर्क एजेंसी फॉर फिलिस्तीन रिफ्यूजी एक अलग से संगठन बना है जिसका एकमात्र फोकस है कि फिलिस्तीन के रिफ्यूजी को किस तरह से हम सर्विस दें, उसको किस तरह से हम शिक्षा दें, उसको किस तरह से हम हेल्थ दें, उसको किस तरह से हम सोशल सर्विस दें। ये सारे का सारे काम है इस ऑर्गेनाइजेशन का, यूनाइटेड नेशन रिलीफ फॉर वर्क एजेंसी फॉर फिलिस्तीन रिफ्यूजी। अगला है UNSSC, यूनाइटेड नेशन सिस्टम स्टाफ कॉलेज। यूनाइटेड नेशन सिस्टम स्टाफ कॉलेज क्या है कि लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस सिस्टम, इट डिजाइन एंड डिलीवर लर्निंग प्रोग्राम फॉर द स्टाफ ऑफ यूनाइटेड नेशन एंड इट्स पार्टनर। यानी यूएन का जो स्टाफ है, साथ ही साथ यूएन के जो पार्टनर का स्टाफ है, यूएन का जो पार्टनर संगठन है या स्पेशल एजेंसी का जो संगठन है, उसके स्टाफ को किस तरह से ट्रेनिंग दिया जाए, उसके लिए ये एक कॉलेज है, स्टाफ कॉलेज है, उसको किस तरह से ट्रेनिंग दिया जाए। आई रिपीट, यूनाइटेड नेशन का जो स्टाफ है उसको किस तरह से ट्रेनिंग दिया जाए, उसके लिए ये संगठन है। इसका हेडक्वार्टर है ट्यूरिन में, इटली के ट्यूरिन में इसका हेडक्वार्टर है। नाम है UNSSC, यूनाइटेड नेशन स्टाफ सिस्टम स्टाफ कॉलेज। अगला संगठन है UN वुमेन। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा, इंपॉर्टेंट संगठन है, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में हो गया। UN Women merges and build on the important work for the 4 previous distinct part of UN system which focus exclusively on gender equality and women empowerment। महिला सशक्तिकरण को किस तरह से बढ़ावा दिया जाए, जेंडर इक्वालिटी को किस तरह से बढ़ावा दिया जाए, महिला और पुरुष के बीच में एक विभेद जो बढ़ रहा है, डिस्टेंस जो बढ़ रहा है, खाई जो बढ़ रहा है, उसको कम कैसे किया जाए, ये संगठन उसके लिए काम करती है। हेडक्वार्टर याद रख लेना न्यूयॉर्क में। अब देखो यहां तक हमने क्या क्या डिस्कस किया। यहां तक हमने डिस्कस किया स्पेशल एजेंसी के बारे में, फंड एंड प्रोग्राम के बारे में, यूनाइटेड नेशन के जो अन एजेंसी है उसके बारे में डिस्कस किया, और अब जो है रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन, जो संबंधित ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये ऑर्गेनाइजेशन है CTBTO। इसका काम है, इसका फुल फॉर्म पहले देख लो, कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका एक ट्रीटी है, एक संधि है जिसका काम होता है कि किस तरह से जो है परमाणु बम को या अन्य प्रकार के जो है बम को, न्यूक्लियर टेस्ट को किस तरह से रोका जाए, परमाणु बम, हाइड्रोजन बम को किस तरह से रोका जाए, उसके लिए एक ट्रीटी है, एक संधि है। ये संधि जिसका नाम है CTBTO। सेकंड है IAEA, हेडक्वार्टर है वियना ऑस्ट्रिया में, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ये रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, इसका UN से ज़्यादा मतलब नहीं है। ऐसा नहीं कि ये यूनाइटेड नेशन का ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, इसका भी काम महत्वपूर्ण है।
इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ये काम क्या करती है कि किस तरह से कॉपरेशन किया जाए, बढ़ावा दिया जाए न्यूक्लियर फील्ड को लेकर के। मान लो किसी देश में अगर यूरेनियम का उत्पादन हो रहा है तो वहाँ पे ये संगठन काम करती है कि किस तरह से बढ़ावा दिए न्यूक्लियर फील्ड को लेकर के, यूरेनियम को लेकर के। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि विश्व में सबसे अधिक यूरेनियम का उत्पादन विश्व में सबसे अधिक कौन सा देश करता है, और यूरेनियम का भंडारण विश्व में सबसे अधिक कौन सा देश करता है। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। अगला है IMO, यानी हेडक्वार्टर इसका फुल फॉर्म हो गया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन। हेडक्वार्टर हो गया जेनेवा में। ये काम भी माइग्रेशन को लेकर करता है। ये प्रवासी को लेकर के किस तरह से सुविधा प्रोवाइड कर सके, प्रवासी को लेकर के, माइग्रेंट को लेकर के किस तरह से सुविधा दे, ये सारे के सारे काम करता है ये संगठन। अगला ऑर्गन्स है OPCW, ऑर्गेनाइजेशंस फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन। केमिकल वेपन को किस तरह से बढ़ावा देने से रोका जाए, केमिकल वेपन का किस तरह से निशस्त्रीकरण किया जाए, उसके लिए ये कन्वेंशन है। ठीक है, ये कन्वेंशन उसके लिए काम करती है। 1997 में ये कन्वेंशन फोर्स में आया। ये स्टार्ट हुआ 1997 में, और ये इस पर भी UPSC ने क्वेश्चन पूछा। OPCW काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं। हेग में इसका हेडक्वार्टर है। अगला है UNFCCC, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क फॉर कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज को किस तरह से बढ़ावा दिया जाए, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज है, कॉम्बैट नहीं है। इसका फुल फॉर्म मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज को लेकर किस तरह से बढ़ावा दिया जाए, और इसकी स्थापना 1992 में, 1992 में पृथ्वी कन्वेंशन हुआ था, उसके बाद इसकी स्थापना हुई थी। राइट, 1992 में इसकी स्थापना हुई थी। क्लाइमेट चेंज को लेकर के ये काम करता। अगला है WTO। WTO मतलब होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर जेनेवा में है। ट्रेड को लेकर के ये संगठन काम करते हैं। राइट, तो ये सारे का सारे जो डिस्कस हमने किया, ये यूनाइटेड नेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया। ओके, यूनाइटेड नेशन का जनरल असेंबली हमने डिस्कस किया, सिक्योरिटी काउंसिल हमने डिस्कस किया, इकोसॉक इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का जो 15 स्पेशल एजेंसी है वो हमने डिस्कस किया, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस डिस्कस किया, सेक्रेटरीट डिस्कस किया, और ट्रस्टीशिप काउंसिल हमने डिस्कस किया। साथ ही साथ यूनाइटेड नेशन जो फंड देता है, जो फंड यूनाइटेड नेशन जारी करता है, एक बार मैं आपको दिखा दूं। फंड एंड प्रोग्राम के बारे में हमने डिस्कस किया। UNDP हो गया, UNEP हो गया। इसके साथ अदर एंटिटीज एंड बॉडीज है, उसके बारे में भी हमने आपके साथ डिस्कस किया। इसके साथ रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन, इससे संबंधित कौन से संगठन है, उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया। तो उम्मीद करता हूं कि यूनाइटेड नेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अधिक इस पे जो है, जिस संगठन के बारे में पेपर में जिस दिन भी चर्चा करेगा, उस पर हम अधिक डिस्कस कर देंगे उस संगठन के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ यूनाइटेड नेशन के बारे में आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसे निश्चित तौर पे सबसे पहले लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग के साथ शेयर कर दें, और हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।